जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में एमसीक्यूज करेंगे। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस पढ़े थे एमसीक्यूज के, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में आए हुए हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो क्वेश्चन है, द पुरुष सुक्ता रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। देखिए, वर्ण सिस्टम में जो पुरुष सुक्ता है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है वर्ण सिस्टम से। ये कहां ओरिजिनली फाउंड किया गया? फर्स्ट ऑप्शन अथर्ववेद, सेकंड ऑप्शन सामवेद, थर्ड ऑप्शन ऋग्वेद, या फोर्थ ऑप्शन मनुस्मृति। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पुरुष सुक्ता है रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम, ठीक है, और मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मतलब जो 10th मंडल है उसमें क्या मेंशन्ड है अबाउट पुरुष सुक्ता। ठीक, तो ये पुरुष सुक्ता एक्चुअली है क्या? वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है। जो 4 वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। तो पुरुष सुक्ता के बारे में ओरिजिनली कहां दिया हुआ है? ऋग्वेद में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब यहां पर हमें एक टेबल दी है और हमें इसको मैच करना है। ठीक, ऑप्शंस हैं यहां पर। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका होता है कि आपको सबसे पहले या तो आपको इस चीज की श्योरिटी हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चंस को मतलब इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए जिससे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं आप इसको, और सिलेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैच द फॉलोइंग में यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? एक तरफ दिया हुआ है आपको वेद दिए, ध्यान दीजिए आप, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और दूसरा इससे रिलेटेड चीजें दी हैं, मतलब इसमें किस चीज से रिलेटेड दिया हुआ है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो मैंने आपको बताया था अथर्ववेद में बेसिकली क्या दिया हुआ है? रोगों से लड़ने की कुछ मैजिकल थिंग। मैंने आपको बताया था आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले कहां मेंशन है? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद का मतलब किससे रिलेटेड होगा? मेडिसिन से। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, ए का 3 होगा। ठीक है, मतलब हमें अगर ये पता है कि अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है और ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब ए का 3 होगा। मतलब यहां पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो ए का 3 है वही पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, बाकी जिसमें ए 3 नहीं है वो ऑप्शंस नहीं हो सकते। मतलब आपके 2 ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आंसर जो होगा वो ए और डी में से होगा। ठीक, अब अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ठीक है, ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऋग्वेद में आप जानते हैं कि भगवान के जितने भी भजन है वो दिए हुए हैं, मतलब गॉड का जो ग्रेस है, मतलब गॉड को खुश करने के लिए उनके लिए जो भजन लिखे गए हैं वो किस में लिखा गया है? ऋग्वेद में। तो मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी का 1। और अगर आप यहाँ दोनों ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ए ऑप्शन मिलेगा जिसमें बी का ऑप्शन होगा 1। बी, डी वाले में क्या है? बी का ऑप्शन 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं, तो उसमें आपको बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्ट्रेट अवे ए मार्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार, यजुर्वेद जो था वो मैंने आपको बताया था कि उसमें बलिदान से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, तो सैक्रिफाइस प्रोसेस दी है। और सामवेद हम सब जानते हैं किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से। किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पर जो दिया है, अब यहां पर चारों वेद दिए हैं और इन वेदों का रिलेशन किस चीज से है, मतलब इस वेद में क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में बेसिकली आपके जो भजन है, ठीक है, और पूजा प्रेयर करने का तरीका, ये 2 चीजें मेंशन्ड है। तो हुम्स एंड प्रेयर्स किसके लिए होगा? ऋग्वेद के लिए। ठीक, तो यहां पर आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जो जिसमें A4 है, इसमें क्या है? A4 है, मतलब वो सही होगा, बाकी जो ए है वो गलत होगा। ठीक,
जहां आप जानते हैं ऋग्वेद में बहुत अच्छे से, देखिए आपको बस इसमें ये चेक करना है कि किसकी पॉसिबिलिटी जो आप श्योरिटी से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार चीजें दी हैं तो किसी न किसी चीज में आप श्योर होंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था अथर्ववेद के बारे में कि इसमें दिया हुआ है चार्म्स एंड स्पेल्स, ये क्वेश्चन भी अपन ने किया था कि अथर्ववेद में क्या है, चार्म्स एंड स्पेल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का 4 और डी का 3, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, देखिए ये तो ए का 3 है तो ये तो कैंसिल हो गया, ए का 2 है ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब ए में 4 है, डी में 3 है, और सी में भी ए में 4 है, डी में 3 है, तो मतलब बी और सी पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो सामवेद बहुत अच्छे से जानते हैं आप, रिलेटेड टू किसके है, म्यूजिक के, तो ये हो जाएगा म्यूजिकल हम, मतलब सी का 1, मतलब अगर सी का 1 इसमें दिया है तो ये ए ऑप्शन सही है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और यजुर्वेद जो होगा वो होगा हिम्स एंड रिचुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, वेद दिए हुए हैं और ब्राह्मणा दिया है। मैंने आपको बताया था कि आपको सारे ब्राह्मणास पढ़ने पड़ेंगे, ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मणा कौन सा है, सामवेद से रिलेटेड कौन सा है, अथर्ववेद से रिलेटेड कौन सा है, और यजुर्वेद से रिलेटेड कौन सा है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, अगर आप बात करें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि ऋग्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मणा है वो है ऐतरेय ब्राह्मणा, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मणा किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से रिलेटेड है, मतलब श्योर है कि ए का ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब आप यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए का ऑप्शन 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपको डायरेक्टली ये आंसर मिल जाएगा, आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप सीधे उसको आंसर कर सकते हैं, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। वैसे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अथर्ववेद मैंने आपको बताया था एक लौता ब्राह्मणा है, गोपता ब्राह्मणा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यजुर्वेद जो है वो कौन सा ब्राह्मणा है, शतपथा ब्राह्मणा। तो सामवेद वाला जो बचा वो क्या था, पंचविशा, पंचविशा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है इसी तरीके का, ठीक। देखिए यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मैं आपको बता दूं, ये जो नाम दिए हैं ये एंशियंट दिए हैं, मतलब जो नदियों के नाम एंशियंट हैं, ठीक है, और ये आज के मॉडर्न नेम है। मैंने आपको बताया था कि एंशियंट और मॉडर्न रिवर्स पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो है मैच द फॉलोइंग करना है, और इसके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही मेथड अपनाएंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको ये परुशनी दिख रहा होगा, परुशनी हमें क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि दसराजन युद्ध जो हुआ था, दसराजन वॉर, वो इसी नदी के किनारे हुआ था। और मैंने आपको बताया था परसुनी का जो है वो कौन सा रिवर है, रावी रिवर, वो कौन सा रिवर है, रावी रिवर, ठीक है। तो जो परसुनी है उसका रिवर क्या है, रावी रिवर, मतलब बी का क्या होगा, 3। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं। देखिए मैंने आपको इसीलिए बताया ना, ये क्वेश्चन जो रहते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपका एक या दो भी सेट हो गए तो आपको ऑप्शंस मैच करने में आसानी हो जाती है। वैसे अगर हम बात करें तो कुबा का नाम जो था वो था काबुल, मैंने आपको बताया था ये नदी कहाँ बहती है, अफगानिस्तान में, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें सदानीरा, ठीक है, सदानीरा किसका नाम है, मॉडर्न नेम है गंडक का, जिसका मॉडर्न नेम क्या है, गंडक। और शूत्रधरी का क्या है, सतलज, शूत्रधरी का क्या है, सतलज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑन इंडियन कल्चर रिट मीन्स, देखिए इंडियन कल्चर के मुताबिक, ठीक है, रिट का मतलब क्या होता है, ठीक। पहला ऑप्शन है नेचुरल लॉ, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिफिशियल लॉ, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन लॉ, या चौथा ऑप्शन है सोशल लॉ। देखिए अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं रिट का मतलब क्या होता है। देखिए रिट एक्चुअली एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये एक कंसेप्ट अगर बात करें तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ठीक है, नेचुरल जो ऑर्डर होता है उसका यूनिवर्सल प्रिंसिपल है रिट,
ठीक है, और ये वैदिक ओरिजिन का है। अगर हम बात करें तो ये किसका है, वैदिक ओरिजिन का। ठीक है, तो रिट का बेसिस क्या है कि जो इंडियन कल्चर है, लीगल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, ये सारे इसके बेस हैं। ठीक है, ठीक है, तो रिट का मतलब होता है, इसका सही आंसर होगा नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या होगा, ये नेचुरल लॉ होगा। तो अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो रिट का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है, कंटेक्स्ट ऑन इंडियन कल्चर के कंटेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो रिट का मतलब है नेचुरल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज वॉज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट। इनमें से कौन ऐसे हैं, ठीक है, जो इन वैदिक देवताओं के भी पुरोहित हैं, मतलब वैदिक डेटीज वॉज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या है, एक तरीके से मानते हैं कि ये जो भगवान है, ठीक है, भगवान के टीचर, ठीक है, इनमें से किसको माना गया है, जो भगवान के टीचर है। ठीक है, मतलब ये इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने, जिनको माना गया है कि ये देव गुरु है। मतलब इसका मतलब क्या है, देव गुरु। देव गुरु मतलब टीचर ऑफ गॉड्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए गुरु है भगवान के। तो पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा देवस या चौथा इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। आपको याद रखना होगा, बृहस्पति को क्या कहा जाता है, देव गुरु। क्या बोला जाता है इनको, देव गुरु। देव गुरु का मतलब होता है टीचर ऑफ गॉड, भगवान के शिक्षक, टीचर ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये किसको माना गया है, बृहस्पति को। ठीक है, या हम इनको भगवान के गुरु भी कहते हैं। ठीक है, गुरु ऑफ दी देवास। ठीक है, देव गुरु। तो ये कौन कहलाते हैं, बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हुम्स ऑफ द वेदास। इनमें से कौन एक ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने कई सारे भजन वेदों के जो हैं वो कंपोज किए। पहला ऑप्शन है लोपामुद्रा, दूसरा है गार्गी, तीसरा है लीलावती और चौथा है सावित्री। देखिए देखिए, बहुत सारे जो हुम्स हैं, मतलब जो हमारे जो भजन है, ठीक है, ऋग्वेद में जो भजन है, ठीक है, इनमें से बहुत से ऋग्वेद में ऐसे भजन हैं जिनको महिलाओं ने लिखे हैं। ये आपको याद रखना होगा, बहुत से ऐसे भजन हैं जो किन्होंने लिखे हैं, महिलाओं ने लिखे हैं। और उन्हीं महिलाओं को जिन्होंने ऋग्वेद में ये भजन लिखे हैं या हुम्स लिखे हैं, उनको बोला जाता है ब्रह्मवादिनी। उनको क्या बोला जाता है, ब्रह्मवादिनी। मतलब ब्रह्मवादिनी कौन है, वो महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में ये भजन लिखे हैं, हुम्स लिखे हैं। ठीक है, तो इन महिलाओं को क्या बोला जाता है, ब्रह्मवादिनी। अब इनमें अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख जो हैं वो ब्रह्मवादिनी जो रही हैं, उनमें से एक है लोपामुद्रा। ठीक है, एक कौन है, लोपामुद्रा। ठीक है, ये अगस्त ऋषि की पत्नी है। जो अगस्त ऋषि हैं, ठीक है, अगस्त ऋषि जो थे उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। तो ये भी क्या थी, एक ब्रह्मवादिनी। लोपामुद्रा के अलावा भी कई सारी और भी ब्रह्मवादिनी रही हैं, जिसमें आप नोट कर सकते हैं। एक है सिकता, सिकता भी क्या रही हैं, ब्रह्मवादिनी। एक रही हैं घोषा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक रही हैं नीवावरी, नीवावरी। ठीक है, ये सब मैं कौन बता रहा हूं, ये सब ब्रह्मवादिनी है। ठीक है, मतलब वो महिलाएं जिन्होंने भजन लिखे हैं ऋग्वेद में। ठीक है, उनमें से क्या रही हैं, एक लोपामुद्रा भी रही है, जो अगस्त ऋषि की क्या रही है, पत्नी रही है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की क्या रही है, पत्नी रही है। तो इसका सही आंसर होगा ए, लोपामुद्रा। ये नाम भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी इनसे भी रिलेटेड पूछ सकता है, सिकता, घोषा, नीवावड़ी। ठीक है, ये सब क्या रही हैं, ब्रह्मवादिनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निष्का इन एंशियंट इंडिया वॉज नोन एज। एंशियंट अगर हम बात करें तो निष्का क्या था, वर्ड निष्का जो था इसका मतलब क्या था? पहला ऑप्शन गोल्ड ऑर्नामेंट, सेकंड काऊ, थर्ड कॉपर कॉइन, या चौथा है सिल्वर कॉइन। ठीक है, देखिए आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ये एक नया टर्म है, आपको याद रखना है निष्का। देखिए वैदिक पीरियड में जो गोल्ड के नेकलेस हुआ करते थे, जो गोल्ड के क्या हुआ करते थे, नेकलेस हुआ करते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था निष्का। ये आपको याद रखना है। मतलब वैदिक काल में जो गोल्ड के नेकलेस हुआ करते थे, ठीक है, जो सोने के नेकलेस हुआ करते थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, निष्का। और बाद में यही जो सोने के नेकलेस थे इनको तब्दील कर दिया गया था गोल्ड कॉइन्स में। मतलब कि बाद में यही जो सोने के नेकलेस हुआ करते थे इनको किस ऑर्नामेंट में, किसको किस में तब्दील कर दिया गया, गोल्ड कॉइन्स में। ठीक है, मतलब जो गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत हुई है उसकी रूपरेखा यहीं से पड़ी थी। ये निशिका जो था ये एक गोल्ड नेकलेस था, ठीक है, जिसको बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया फॉर दी गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के बनाने के लिए। तो निष्का आपको याद रखना है, ऋग्वेदिक काल में निष्का जो कहलाती थी वो क्या कहलाते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, या फिर हम कहें गोल्ड नेकलेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। निष्का मतलब क्या है, ऋग्वेदिक काल में अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ करता था गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड नेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, an inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in। देखिए 14th सेंचुरी बीसी में एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसने डिस्क्राइब किया अबाउट द वैदिक गॉड्स। ठीक है, ये कहां मिले हैं? ठीक है, मतलब एक इंस्क्रिप्शन है 14th सेंचुरी बीसी का जिसमें वैदिक गॉड्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ठीक है, पहला है एकबाटाना, दूसरा है भोक्सकॉई, तीसरा है बेबीलोन और चौथा है बीसुटोन। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशियन थ्योरी की बात करें तो सेंट्रल एशियन थ्योरी जो थी वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी कि वेद में जो आर्यंस हैं वो कहां से आए थे। और इसका प्रूफ कहां से मिला था? तो मैंने आपको वहां पर बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में 4 वैदिक गॉड्स के बारे में दिया था जिसमें थे इंद्र, वरुणा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, मित्रा। ठीक है, और इसके अलावा मित्रा के अलावा जो थे वो थे नयस्ता, नयस्ते, इंद्र, वरुण, मित्र और नयस्ते। ये बोक्सकॉई इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी थ्योरी को, इसी चीज को, चूंकि वहां पर इंस्क्रिप्शन में, चूंकि ये इंस्क्रिप्शन हमें मिला कहां से, अगर हम बात करें तो ये जो बोक्सकॉई इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आर्यंस को मिला कहां से? ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है 4 वैदिक गॉड्स के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये उस एरिया से, सेंट्रल एशिया से मिला है, तो सेंट्रल एशिया माना जाता था कि ये इसका ओरिजिन थ्योरी रही है। मतलब जो आर्यंस आए थे वो कहां आए थे? सेंट्रल एशिया से। तो इंस्क्रिप्शन जो 14वीं शताब्दी में था बीसी में, जिसमें वैदिक गॉड्स के बारे में पता चला, तो वो कौन था? बोक्सकॉई इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन था? बोक्सकॉई इंस्क्रिप्शन। और आप याद रखिएगा ये इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कहां मिला था। ये इंस्क्रिप्शन मिला था टर्की में, एशिया माइनर, टर्की में। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में दिया था, इसलिए ये माना गया कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। इसका आंसर है बी, बोक्सकॉई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस? इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने आर्यंस के ओरिजिनल होमलैंड के बारे में लिखा है? इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है विवेकानंद, या चौथा है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो आपको याद होगा जब मैं ओरिजिनल होम ऑफ
आर्यंस पढ़ा रहा था तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक भी थे। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक में ये लिखा था कि जो आर्यंस हैं वो कहां से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं। कहां से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से आर्कटिक रीजन। कौन सा रीजन, आर्कटिक रीजन। मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि ये जो आर्यंस हैं ये कहां से आए हैं, आर्कटिक रीजन से। ठीक है, और इन्होंने अपनी जिस किताब में लिखा कि ये जो आर्यंस हैं ये आर्कटिक रीजन से आए हैं, उस किताब का जो नाम है वो है द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम इन दी वेदास। द आर्कटिक होम इन दी वेदास, ये किताब इन्होंने लिखी थी जिसमें इन्होंने बताया कि जो आर्यंस हैं वो कहां से आए, आर्कटिक रीजन से, मतलब नॉर्थ पोल से आए हैं। कहां से आए हैं, नॉर्थ पोल से। लेकिन हिस्टोरियंस ने इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, हिस्टोरियंस ने जो मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशियन थ्योरी बताई थी उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी। और मैंने आपको बताया उसके पीछे का रीजन क्या था, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पुराण्स इज, देखिए हमारे उसमें वेद में अगर हम बात करें तो कितने पुराण हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 16, सेकंड 18, थर्ड 19, बी 21। तो आप सब जानते हैं कितने पुराण हैं, टोटल 18 पुराण है। हमारे वेद में कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कितने पुराण हैं हमारे वेदों में, 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज दी गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा है। मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया हुआ है, तीसरे मंडल में। ठीक है, तो इसको कंपोज करने वाले कौन थे, वशिष्ठ, सेकंड ऑप्शन विश्वामित्र, थर्ड ऑप्शन इंद्र, या चौथा ऑप्शन परीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा बी, विश्वामित्र। मैंने आपको बताया था विश्वामित्र जो थे उन्होंने कंपोज किया था गायत्री मंत्र, और ये हमारे ऋग्वेद के कौन से मंडल है, तीसरे मंडल में। इसका सही आंसर होगा बी, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद भागवत गीता ओरिजिनली रिटन। देखिए जो हमारी श्रीमद भागवत गीता है ये ओरिजिनली जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी। पहला ऑप्शन है संस्कृत, सेकंड ऑप्शन है उर्दू, थर्ड ऑप्शन है पाली, या चौथा ऑप्शन है हिंदी। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा श्रीमद भागवत गीता जो है वो लिखी गई है संस्कृत भाषा में। वो किसमें लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। तो इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृत। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि भगवत गीता जो हमारी लिखी गई ओरिजिनली, ठीक है, तो वो किसमें लिखी गई है, संस्कृत में। किसमें लिखी गई है, संस्कृत में। तो इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज। मैंने आपको बताया था दो एपिक्स हमने बताए थे, एक रामायण और दूसरा महाभारत। ठीक है, तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली महाभारत को क्या कहा जाता था ओरिजिनली। पहला ऑप्शन है बृहद कथा, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मण्स, थर्ड ऑप्शन है बृहद संहिता, या चौथा ऑप्शन है जया संहिता। ठीक है, तो आपको याद होगा महाभारत जो ओरिजिनल फॉर्म में थी उसका जो नाम था वो था जय संहिता, और इस टाइम पर महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक। ठीक है, लेकिन ये जब महाभारत बना तो इसमें टोटल कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक। ठीक, मैंने आपको बताया था 3 फेजेस में महाभारत का हुआ था। सबसे पहले तो 8800 में जय संहिता, फिर इनका नाम भारता पड़ा था जब इसमें 24,000 श्लोक लिखे गए थे, और फिर जब 1,00,000 श्लोक हुए थे तो इसको क्या कहा गया, महाभारत। ठीक है, और इसको किसने लिखा है, तो वेद व्यास। याद होगा आपको मैंने क्या बताया था, वेद व्यास। वेद व्यास ने इसको लिखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, जय संहिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद वॉज, मतलब जो ऋग्वेद लिखा गया है, ठीक है, उसकी बेसिक स्क्रिप्ट क्या रही है, ठीक है, ठीक है। पहला ऑप्शन है देवनागरी, सेकंड ऑप्शन है खारोष्ठी, तीसरा ऑप्शन है पाली, या चौथा है ब्राह्मी, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना होगा कि ऋग्वेद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सबसे फंडामेंटल या बेसिक स्क्रिप्ट लिखी गई है ऋग्वेद में, ठीक है, वो है ब्राह्मी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ब्राह्मी, ठीक है। तो जो लिखी गई है स्क्रिप्ट वो क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब ओरिजिनली उसकी जो लिपि रही है ऋग्वेद की वो क्या रही है, ब्राह्मी। क्लियर है आपको, ठीक है। तो इसका लिपि क्या रही है, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघन्य इन ऋग्वेदा इज मेंशन फॉर, देखिए सबसे पहले तो अघन्य का मतलब क्या है, अघन्य का मतलब जिनको मारा ना जाए, नॉट टू बी किल्ड। अघन्य का मतलब क्या है, नॉट टू बी किल्ड, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता। पहला ऑप्शन गोट, सेकंड काउ, थर्ड एलिफेंट, या डी हॉर्स। इसका सही आंसर आप सब जानते हैं, ऋग्वेद में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल हुआ करती थी वो कौन थी, काउ। क्योंकि ये चरवाहे हुआ करते थे इसलिए इनके लिए काऊ का बहुत महत्व था, और काऊ के लिए इन्होंने अघन्य शब्द का प्रयोग किया था, मतलब ऐसा कि जिनको बिल्कुल भी मारा नहीं जा सकता, इट शुड नॉट टू बी किल्ड। तो अघन्य किसके लिए शब्द मेंशन किया हुआ है, काऊ के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार, कितने संस्कार हिंदू धर्म में है, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 12, तीसरा 15, या चौथा 16। तो आप सब जानते हैं हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार। इस पे हमने एक सेपरेट चैप्टर भी किया हुआ है। तो कितने संस्कार हैं टोटल, 16 संस्कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन, देखिए सत्यमेव जयते के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जब मैं उपनिषेध पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सत्यमेव जयते के बारे में भी बताया था। तो ये सत्यमेव जयते शब्द जो है ये कहां से लिया गया है, पहला है मनुस्मृति, दूसरा है भागवत गीता, तीसरा है ऋग्वेद, या चौथा मुंडाकोपनिषद। तो आप सब जानते हैं मुंडाक उपनिषद से लिया गया है, जिसको मुंडाकोपनिषद भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मुंडाकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते टर्म कहां से लिया गया है, मुंडाकोपनिषद से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, सॉरी, इसका भी आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, मतलब ये जो अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ये कौन से कालखंड में अगर हम बात करें या कौन से फेज में बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है, मतलब बहुत ही क्लियरली इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है ऋग्वेदिक फेज, क्लियर, सेकंड ऑप्शन जो है वो है लेटर वैदिक फेज, ठीक, थर्ड ऑप्शन जो है वो है लेटर गुप्ता फेज, या चौथा ऑप्शन जो है वो है धर्मशास्त्र फेज, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, धर्मशास्त्र फेज, ठीक। तो ये जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, इसको बहुत ही डेफिनेट शेप जो मिला, ठीक है, वो मिला है धर्मशास्त्र फेज में। इसका आंसर आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखिए कॉन्सेप्ट जो था अनटचेबिलिटी का, ठीक है, इसको क्रिश्चियन एरा अगर हम बात करें तो इसको जो वेल डेफिनेट शेप मिला है वो अर्ली कौन से एरा में मिला है, क्रिश्चियन एरा में, ठीक है, अर्लियर क्रिश्चियन एरा में है, और उसी पीरियड को बोला जाता था धर्मशास्त्र एरा। क्या बोला जाता था, धर्मशास्त्र एरा इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में उस पर्टिकुलर एरा को क्या बोला जाता था, धर्मशास्त्र, ठीक। तो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियरली कब डिफाइंड हुआ है, प्री अर्ली क्रिश्चियन एरा में, जिसको क्या कहा जाता था, धर्मशास्त्र फेज।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र फेज। ये सब पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। ये सब पॉइंट जो अगर अपने थ्योरी में कवर नहीं हो पाए तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से तीन एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन वो चौथा एक कैटेगरी का नहीं है। तो आपको वो चौथा पहचानना है कि वो कौन सा कैटेगरी नहीं है। पहला ऑप्शन है कुला, सेकंड ऑप्शन है वंश, तीसरा कोश और चौथा है गोत्र। अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो एंशियंट समय में अगर हम बात करें तो कुला का मतलब होता था घर। ठीक है, घर को क्या बोलते थे? कुला बोलते थे। वंश का मतलब होता है, आप सब समझते हैं, वंश मतलब क्या होता है? हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सारे जो लोग हैं आसपास वाले, वो वंश कहलाते हैं। और मैंने आपको गोत्र के बारे में बताया था, गोत्र मतलब वो भी परिवार से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, कुला भी परिवार से रिलेटेड है, वंश भी परिवार से रिलेटेड है और गोत्र भी क्या है? परिवार से रिलेटेड है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोश। ठीक है, कोश रिक्त हो गया, इसका मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, तो यहां पर कुला, वंशा और गोत्र ये परिवार से, फैमिली से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कोश की बात करेंगे तो कोश किससे रिलेटेड है? आर्थिक चीजों से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोश। क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि तीन एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन चौथा जो है वो उस कैटेगरी का नहीं है, तो आपको वो चौथा पहचानना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the early Rigvedic period, who was considered to be the most valuable property? इनमें से कौन सी सबसे वैल्यूबल मतलब सबसे कीमती चीज हुआ करती थी अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के लिए? ठीक, पहला ऑप्शन है लैंड, सेकंड ऑप्शन है काउ, थर्ड ऑप्शन है वुमेन या चौथा ऑप्शन है वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, काउ। आप जानते हैं ये चरवाहे थे, इसीलिए इन लोगों की जिंदगी में गाय का बहुत महत्व। ठीक है, और मैंने आपको बताया गाय के लिए इन्होंने शब्द यूज किया था अगन्य। अगन्य का मतलब क्या है? जिसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अर्ली वैदिक काल में अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे वैल्यूबल प्रॉपर्टी कौन थी? काऊ। हाँ, लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो काऊ की जगह फिर किसने ले लिया था? लैंड ने। काऊ की जगह किसने ले लिया था? लैंड ने। ये बात मैंने आपको बताई थी। क्यों लैंड हो गया था? क्योंकि अब जब ऋग्वेद वाले यहां आर्यंस रहने लगे थे तो उन्होंने यहां पर अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया था। मतलब कि वो स्थायित्व तरीके से रहने लगे थे, तो उनके लिए एग्रीकल्चर मतलब लैंड उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अर्ली फेज में बात करें तो वो चरवाहे हुआ करते थे, इसीलिए गाय उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो अर्ली वैदिक ऋग्वेदिक काल में अगर हम बात करें तो काऊ, लेकिन अगर हम लेटर की बात करेंगे तो क्या हो गया था? लैंड। तो इसका सही आंसर है बी, काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन अवेस्टा एंड द ऋग्वेदा। देखिए, अवस्था और ऋग्वेद में कुछ चीजें कॉमन है। ये किस रीजन से अवस्था रिलेटेड है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है इजराइल या चौथा है इजिप्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ईरान। ठीक है, देखिए हमारे यहां जैसे ऋग्वेद है, ठीक है, वैसे ही ईरान में अवेस्टा है। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो ऋग्वेद में भी वही टर्म है और अवस्था में भी वही टर्म है। कई बार इस थ्योरी को भी माना जाता है और माना जाता है कि ये जो आर्यंस आए हैं ये ईरान या टर्की वाले रीजन की तरफ से आए हैं, क्योंकि उनके लिटरेचर में भी और हमारे जो लिटरेचर है उसमें भी बहुत हद तक कुछ कुछ शब्द क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो अवस्था क्या है? एक तरीके का लिटरेचर है ये भी, और ये कहां की किस एरिया का है? तो ये ईरान का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट तमस्यो ज्योतिर्गमे was originally mentioned in। ठीक है, ये तमस्यो ज्योतिर्गमे ये ओरिजिनली कहां मेंशन किया गया है? पहला ऑप्शन है उपनिषद, सेकंड ऑप्शन महाकाव्य, थर्ड ऑप्शन पुराण या चौथा ऑप्शन है सददर्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा तमस्यो मा ज्योतिर्गमे जो है वो कहां मेंशनड है? उपनिषद में। ठीक है, और अगर आप उपनिषद में भी स्पेसिफिक पूछेंगे तो कौन सा है? बृहदारण्यक का।
बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, इस स्टेटमेंट का तत्सो ज्योतिर्गमय का स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो अंधेरा है उससे उजाले की तरफ, ठीक है, या फिर हम इसे कहें कि इग्नोरेंस से सच्चाई की तरफ, मिथ्या से सच्चाई की तरफ, मतलब कि जो अंधेरा है उससे उजाले की तरफ, इसका मतलब होता है तमस्यो ज्योतिर्गमय का। ठीक है, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कहां दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट दिया है उपनिषद, जिसे जो पर्टिकुलर अगर हम किस उपनिषद की बात करें तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें दिया हुआ। ठीक, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति, अगर हम बात करें किस वेद में सभा और समिति को आर दी टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, जो प्रजापति की दो बेटियों के रूप में सभा और समिति, ये किस वेद में लिखा हुआ है कि सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज दी टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, या चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी अथर्ववेद। तो आपको याद रखना है कि अथर्ववेद में ये चीज मेंशन की गई है कि जो अपने सभा और समिति हैं, ठीक है, ये दोनों पुत्रियां हैं, किसकी हैं, प्रजापति की। किसकी डॉटर है, प्रजापति की। तो ये किस में मेंशन है, अथर्ववेद में। ठीक, तो यहां पर आकर के हमारा वैदिक सिविलाइजेशन भी कंप्लीट होता है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा। हमने दोनों में 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट जो करेंगे, ये हम शुरुआत करेंगे जैनिज्म से। ठीक है, तो जैनिज्म पढ़ेंगे, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे महाजनपद काल में। ठीक, तो गाइज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि चूंकि मैं अभी 2 दिन के लिए एब्सेंट रहूंगा, 2-3 दिन मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है, तो उसमें मैं बाहर जा रहा हूं, तो उस कारण से 2-3 दिन हमारी क्लासेस नहीं लगेंगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं लौटूंगा तो हमारा जैनिज्म से कंटिन्यू होगा। क्लियर, देखिए आप इन क्लासेस को फॉलो करिए। एंशियंट हिस्ट्री का हमने जो टास्क लिया है कि हमें हिस्ट्री पूरी अच्छे से करनी है, वो बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें डाउट होते हैं, कुछ चीजें तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसका रिस्पॉन्स आपको दूंगा। और गाइज लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।